हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर हिस्ट्री ऑप्शनल के होंगे, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पुनर्जागरण काल से, लेकिन उससे पहले विश्व किन ऑर्डर्स में था उसे देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का विश्व 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन विश्व, दूसरा मध्यकालीन विश्व और तीसरा आधुनिक विश्व। एक एक करके इनको देखते हैं। प्राचीन विश्व आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक के काल को माना जाता है, जहां पर रोमन साम्राज्य था। पश्चिमी भाग में रोम था और पूर्वी भाग में कुस्तुनतुनिया था। यह विश्व प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग लौकिक या सांसारिक जीवन पर बल देते थे, ना कि पारलौकिक, और मानव को केंद्र में रखकर उसके तर्क या विवेक पर बल दिया जाता था। इसी के चलते यहाँ मानवतावाद का विकास हुआ। साथ ही यहाँ पर धार्मिक संगठित व्यवस्थाएं नहीं थी और ना ही मानव धर्म के हाथों बंधा हुआ था। मतलब यहाँ पर मानव स्वतंत्र रूप से जीवन जीता था और कहते हैं कि मानव जागा हुआ था इस समय। आगे जानते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, जो 5वीं सदी से 15वीं सदी का काल है। इस समय केंद्र में उपस्थित रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था और सामंतवाद की स्थापना हुई थी। सामंतवाद की स्थापना के कारण अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ और मानव की गतिशीलता बाधित हुई। गतिशीलता बाधित इस प्रकार हुई कि बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। लोग अब लौकिक जीवन की जगह पारलौकिक जीवन पर बल देने लगे थे और ईश्वर को केंद्र में रखते थे। मानव स्वतंत्र न होकर धर्म और चर्च के हाथों बंधा हुआ था। मानव की स्वतंत्रताएं और तर्क विवेक को महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि मध्यकाल का मानव सोया हुआ था। आगे आता है आधुनिक विश्व, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बाद का समय है। इसमें लौकिक जीवन पर मनुष्य ने बल देना फिर से प्रारंभ कर दिया। मानव को केंद्र में रखना फिर से शुरू हो गया। मानव के तर्क या विवेक पर बल दिया जाने लगा। मतलब अब मानवतावाद को केंद्र में रखकर उस पर बल दिया जाता था। मतलब हमें यह काल भी प्राचीन विश्व की तरह ही देखने मिलता है। इसलिए कहा गया कि मानव अब पुनः जाग गया था प्राचीन विश्व की तरह, और मानव के इस जागरण को ही पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण की मीनिंग देख लें तो 15वीं या 16वीं सदी में प्राचीन रोमन साम्राज्य की प्रवृत्ति, जैसे तार्किकता, मानवतावादी सोच, खोजों की प्रवृत्ति जो लौकिक जीवन पर बल देती थी, उनका उदय फिर से होने लगा था। इसीलिए इस काल को पुनर्जागरण कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि प्राचीन काल की तरह ही आधुनिक विश्व में मानव के पुनर्जागरण के उदय होने के क्या कारण रहे। तो कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला है धर्म युद्ध। यहाँ पर ईसाइयों और इस्लाम के बीच युद्ध हो गया था, जिसमें इस्लाम की जीत हुई थी और पोप या धर्म की सत्ता के प्रति विश्वास लोगों में कम होने लगा था। दूसरा कारण है सामंतवाद का पतन। तो जो धर्म युद्ध हुआ था उसमें सामंतों की सेना, धन और बल समाप्त हो गए थे। इसी के चलते सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी थी और लोग धन और बल से ना दबकर तर्क और विवेक पर बल देने लगे थे। तीसरा कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। अब कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का नियंत्रण होने लगा था। वहां इस्लाम के नियंत्रण से 2 चीजें हुई। पहला तो भूमध्य सागरीय व्यापार अवरुद्ध हो गया। इसी के चलते लोगों ने व्यापार के लिए दूसरा मार्ग खोजना शुरू किया और कई भौगोलिक खोजें भी हुई, जिससे मानव की क्षमता और खोजों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। कुस्तुनतुनिया में इस्लाम के आने से दूसरा प्रभाव यह हुआ कि मौजूदा ईसाई विद्वान और कलाकारों ने इटली में शरण लेना शुरू कर दी, जिससे कि प्राचीन रोमन साम्राज्य की मानवतावादी प्रवृत्ति वाले ग्रीक और लैटिन साहित्य के ग्रंथ को वे अपने साथ लेकर आए थे। इसीलिए इनके अध्ययन से लोगों में अतीत से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और प्राचीन काल की तरह ही लोग अब जागने लगे थे और प्रगतिशील हुए। पुनर्जागरण के उदय के चौथे कारण में आता है प्रिंटिंग प्रेस का विकास होना। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पुस्तकों या समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया या बढ़ गया और बाइबल का भी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा। इससे बाइबल के एक्चुअल ज्ञान का प्रसार लोगों में हुआ और वे उसे सही ढंग से समझ पाए। चलिए अब आगे जानते हैं कि पुनर्जागरण की विशेषताएं या परिणाम क्या रहे। तो पहला है मानवतावाद। इसमें प्राचीन काल के मानवतावाद ने पुनर्जागरण को स्रोत प्रदान किया, वहीं आधुनिक काल के मानवतावाद ने इसके परिणाम को जन्म दिया। दूसरा अभिलक्षण है व्यक्तिवाद। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर बल देने लगा। व्यक्ति अब ज्यादा क्रिएटिव होने लगे थे। अगला है साहसिकता और जिज्ञासा। मतलब लोगों में नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। चौथा है बहुमुखी प्रतिभा का विकास।
पांचवा है सहज सौंदर्य पर बल, मतलब सामान्य जन का चित्रण या प्रदर्शन सहज जीवन पर बल दिया जाने लगा था। मतलब अब यहाँ लोग धार्मिक ना होकर लौकिक हो गए थे। और पुनर्जागरण का अगला प्रभाव देखने मिलता है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ लोग सभी के विचारों का सम्मान करने लगे थे। चलिए अब आगे जानते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभाव किस तरह से रहे। ये प्रभाव हमें अलग अलग क्षेत्रों में देखने मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। यहाँ सामंतवादी सत्ता का पतन जब हुआ तो निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, राजा की शक्ति बढ़ी और युद्ध भी उसी कारण बढ़ने लगे। तोप और बारूदों का भी विकास हुआ, साथ ही राज्य में सेनाओं का गठन भी किया जाने लगा। एक विचारक मैकियावेली कहते हैं कि युद्ध का साधन जो भी हो, विजय होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं पुनर्जागरण का धार्मिक क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ पर लोग ईसाई धर्म के कर्मकांडी स्वरूप की आलोचना करने लगे थे। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा भी चर्च के शोषण मूलक स्वरूप की आलोचना की गई। लोग अब रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध करने लगे थे। आगे जानते हैं कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा पुनर्जागरण का। इसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं। पहला है साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। तो मध्यकाल में क्या होता था कि भाषा लैटिन भाषा का यूज करते थे ये, और साहित्य का विषय धर्म आधारित होता था और भाषा शैली काव्यात्मक होती थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद ये चेंज हो गया। लैटिन भाषा की जगह साहित्य में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। धर्म की जगह साहित्य मानवीय विषयों पर होने लगे और काव्यात्मक शैली की जगह गद्यात्मक लेख या निबंध शैली का प्रयोग किया जाने लगा। इसी के चलते आलोचना साहित्य, व्यंग्य साहित्य, आत्मकथा और निबंध आदि का भी विकास हुआ। साहित्य के बाद जानते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा। तो पहले चित्रकला धर्म आधारित होती थी, लेकिन पुनर्जागरण के बाद चित्रकला मानव केंद्रित हो गई। इसी समय मोनालिसा की पेंटिंग भी बनी, जिसमें चेहरे के विभिन्न भावों को उकेरा गया और शारीरिक अंगों का अनुपातिक अंकन भी हुआ। साथ ही चित्रकारों ने विविध रंगों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। आगे जानते हैं संगीत के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुए। तो पहले मध्यकाल में यह होता था कि रिबीक नाम का एक तीखा और ऊंचे स्वरों वाला वाद्य यंत्र यूज किया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद मानव ने अपने रुचि के अनुसार वाद्य यंत्र बनाए, जिसमें वायलिन, ओपेरा आदि का विकास हुआ। आगे देखें कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो पहले मध्यकाल में गौथिक स्थापत्य शैली युक्त भवन बनते थे, लेकिन पुनर्जागरण काल के बाद गोल मेहराब, गुंबद, विशालकाय खिड़कियां और दरवाजे युक्त भवन बनना प्रारंभ हो गए। तो ये सारे प्रभाव थे पुनर्जागरण के बाद राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्रों में। चलिए आज का अगला टॉपिक है हमारा प्रबोधन या ज्ञानोदय, मतलब एनलाइटनमेंट। ये 18वीं सदी में हुआ था। एनलाइटनमेंट में हमें पुनर्जागरण काल की जो प्रगतिशील सोच थी उसका ही परिपक्व रूप देखने मिलता है। मतलब पुनर्जागरण कालीन तार्किक वैज्ञानिक खोजें और मानवतावादी प्रवृत्ति की 18वीं सदी में जो परिपक्व अवस्था देखने मिलती है वही एनलाइटनमेंट या प्रबोधन कहलाती है। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान की भूमिका बढ़ी थी और औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार भी बढ़ने लगे थे, जिसने निरंकुश शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब इसे लोकतंत्र की ओर एक कदम कह सकते हैं। चलिए तो आगे जान लेते हैं कि प्रबोधन काल या एनलाइटनमेंट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। इसमें प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया जाने लगा था। मध्यकाल में क्या होता था कि सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा मानी जाती थी और ब्रह्मांड का ज्ञान सिर्फ पवित्र पुस्तकों के द्वारा ही लिया जाता था। लेकिन प्रबोधन जब हुआ तो लोगों को समझ आया कि प्राकृतिक घटनाएं वैज्ञानिक कारणों पर आधारित हैं। मतलब अब लोग तर्क पर बल देने लगे थे और तर्क को सिद्ध करने के लिए विभिन्न खोजें और प्रयोग तथा परीक्षण प्रारंभ हो गए थे। प्रबोधन की दूसरी विशेषता है कारण कार्य संबंधों का अध्ययन। इसमें लोग सोचते थे कि यदि किसी भी समस्या के कारण का पता लगा लिया जाए तो उस समस्या के वास्तविक स्वरूप को समझने में हम सक्षम होंगे। इसमें प्रकृति और मानव समाज की घटनाओं के लिए हमेशा कोई कारण होगा। इसी से पता चला कि मानव की स्वतंत्रता में बाधक होने का एकमात्र कारण एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियों का केंद्रित होना है। प्रबोधन की तीसरी विशेषता है मानवतावाद। इसमें मानव की क्षमताओं पर बल दिया गया। अब मध्यकाल में मानव को जन्म से ही पापी और विवेक रहित माना गया था, लेकिन प्रबोधन काल में मानव जन्म से ही अच्छा और विवेकशील माना जाता है, परंतु विकास के क्रम में भ्रष्ट और स्वार्थी हो जाता है। इसी क्रम में वॉल्टेयर ने रूढ़िवाद का विरोध किया था और मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया।
प्रबोधन की अगली विशेषता है प्रकृति पर बल। प्रकृति की ओर लौटने की बात कही गई यहाँ। प्रबोधनकालीन विचारकों के अनुसार प्रकृति स्वतंत्रता और सौंदर्य से परिपूर्ण है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, परंतु विकास के क्रम में बंधनों में जकड़ जाता है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता के लिए हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। प्रबोधन की अगली विशेषता है देववाद या प्रकृति धर्म। यहाँ पर धार्मिक आडंबर व कर्मकांड से मुक्त होकर कार्य करने को कहा गया था। उस समय कहा गया कि उस परम सत्ता द्वारा निर्मित सृष्टि का संचालन मानव के हाथ में है, जिसे मानव को समानता, करुणा, सहृदयता के साथ संचालित करना चाहिए। तो ये थी कुछ प्रबोधनकालीन विशेषताएं जिसमें हमने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, कारण कार्य संबंधों का अध्ययन, मानवतावाद, प्रकृति पर बल और प्राकृतिक धर्म के बारे में देखा। अब इसी प्रबोधन काल के समय कुछ प्रमुख चिंतक भी सामने आए थे, जैसे रूसो, वोल्टेयर, कांट, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स आदि। तो इन सभी विचारकों के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे और उनसे संबंधित मार्क्सवादी, समाजवादी आदि विचारधाराओं को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ आनी है। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।